डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर के आए हैं आपके लिए चुनिंदा एक कमोडिटी। आज हम बात करने जा रहे हैं खाद्य तेलों की। चूंकि सीजन है, सरसों आ रही है, दूसरी अन्य तिलहन फसलें आ रही हैं, उनका भविष्य क्या रहेगा, वर्ल्ड वाइड सिनेरियोस क्या कहते हैं। देश की सरकार ने पाम ऑयल को लेकर के जो नीतियां बनाई हैं, जो खाद्य तेलों को लेकर के आत्मनिर्भरता की तरफ भारत ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया है, उसको लेकर के बाजार क्या कहता है, बाजार का नजरिया क्या कहता है और बाजार का रुख क्या कहता है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर के अंदर में जो सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है, उसके मायने क्या हैं। भारत के अंदर में पिछले करीब 3 से 4 साल से किसानों को, सोयाबीन के किसानों को पर्टिकुलरली वो दाम नहीं मिल पा रहे, उसके बावजूद रिकॉर्ड प्रोडक्शन के क्या मायने समझे जाएं और राजस्थान के अंदर भी जो सोयाबीन का रकबा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसके क्या मायने हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान इस समय पर मौजूद हैं। हमारे साथ के दुबे साहब हैं। आप 28 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं कमोडिटी की रिसर्च के ऊपर पे, आपका स्वागत है दुबे साहब। साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर आर.एस. बाना साहब हैं, आप सीनियर साइंटिस्ट हैं पूसा से, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे दुबे जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सीजन चालू हो रहा है सरसों का अब तो जी और बाकी की एडिबल ऑयल क्रॉप्स भी हैं जी, जो इस समय पर सिनेरियोज जो दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्शन के जो डाटा निकल करके आए हैं जी, वो भी चौंकाने वाले हैं। प्रोडक्शन के अंदर में इजाफा है, चाहे वो आप मस्टर्ड का ले लीजिए, चाहे आप सोयाबीन का ले लीजिए। हालांकि सोयाबीन के किसान जो हैं, उनकी शिकायत पिछले 4 साल से ये रही है कि उनको पूरे दाम नहीं मिल रहे। इनफैक्ट सोयाबीन एमएसपी के भी नीचे बिकी। तो उस सारे सिनेरियोज को देखते हुए फिलहाल तिलहन फसलों को लेकर के बाजार का नजरिया क्या? मनचंदा साहब, अभी क्या लगता है कि सोयाबीन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी। हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमको लगता है कि सोयाबीन छोटा सा क्रॉप है, इसका सप्लाई और डिमांड का सिनेरियो हम इंडिया में देख सकते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। सोयाबीन ग्लोबली वर्ल्ड वाइड पैदा होता है। अगर हम देखेंगे तो इंडिया में इसका कंट्रीब्यूशन 4 से 5% है मैक्सिमम। बिल्कुल। सो इंडिया की एसएनडी पे हमारा मार्केट नहीं चलता है। ग्लोबली अभी क्या हो रहा है, लास्ट 2 ईयर से ब्राज़ील की क्रॉप बहुत बड़ा वहाँ पे आप आया है क्रॉप में, जो पिछले हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे तो 140 से 145 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन था, वो सडनली बढ़ के 153 मिलियन टन लास्ट ईयर था। एंड करेंट ईयर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 167 मिलियन के आसपास का ब्राज़ील का क्रॉप है। ठीक है। सो जब आप ग्लोबल एसएनडी बनाते हो, सप्लाई एंड डिमांड, तो लास्ट का साल के अंत में जो बैलेंस कैरी ओवर बचता है वो नियर बाई 100 मिलियन टन के आसपास होता था, वो अभी दिखाई दे रहा है कि 130 मिलियन टन होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। जो 30 मिलियन टन एडिशनल कार्गो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड हमको, जिसकी वजह से पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड के प्राइजेस थोड़ा सा क्रैश हुए हैं। इंडिया में सोयाबीन हम लोग एमएसपी से काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है। एमएसपी आपका 5892 के आसपास, 4892 का एमएसपी है, उसके सामने आज मार्केट में ट्रेड हो रहा है 3840 के बीच में जी। इंडिया का सिनेरियो हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ने एमएसपी बाइंग में काफ़ी सारा माल खरीदा, 15 लाख टन के आसपास हम लोगों ने गवर्नमेंट ने माल खरीदा है। अभी इंडिया के प्राइस का जो सिनेरियो है वो पूरा डिपेंड कर रहा है एक तो ग्लोबल के ऊपर एंड सेकेंड आपका इंडिया के गवर्नमेंट का लिक्विडेशन के ऊपर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डीओसी जो दुबे साहब ने डीओसी का जिक्र किया, तो मैंने कहा लगे आते हैं इस डीओसी के ऊपर पे आपसे प्रश्न ले लूं, क्योंकि सोयाबीन का मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है वो डीओसी के तौर के ऊपर ही जा रहा था। और दूसरा, चूंकि प्रोडक्शन के मामले के अंदर में, जैसे कि अभी दुबे साहब ने बताया कि 4 से 5% का ही कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड इंडिया का है, मैं समझता हूं कि केवल 3% ही है।
अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो 3% की कंट्रीब्यूशन के अंदर में पूरा एडिबल ऑयल पैक जो है वो सोयाबीन भी अकेला हिलाने की ताकत रखता है हिंदुस्तान में। इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए और साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि जिस हिसाब से 2025 बजट जो पेश हुआ उसमें सरकार ने साफ तौर के ऊपर पे अपनी मंशा ये जाहिर की कि 2030 तक खाद्य तेलों में भी भारत को आत्मनिर्भर करना है, क्योंकि हम मैक्सिमम ऑयल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और हमारी डिपेंडेंसी पाम ऑयल के ऊपर भी मैक्सिमम है और कनोला पर। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, इस बार के बजट की हम बात करते हैं, वहां से मैं शुरू करता हूं जी। हमारा देश काफ़ी तादाद पर तिलहनों के और खाद्य तेलों के आयात पर निर्भर करता है, वो किसी से छुपी नहीं है। लगभग 57% तेल हमने इस वर्ष भी आयात किया है जितनी हमें आवश्यकता है। और अगर सरकार के प्रयासों की बात करें तो जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है, जो ऑयल सीड्स के लिए है 10,103 करोड़ का और ऑयल पाम के लिए है 11,000 करोड़ का, वो हमें अगले 7 सालों में यानी कि 24-25 से तुलना करें तो 30-31 जो हमारा वर्ष होगा उसमें जो अभी 39 मिलियन टन है हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन, उसको 69.7 मिलियन टन करने का प्लान है। और इस तरह से एक तरह से हम आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम होगा। और ऐसे ही ऑयल पाम का हमारा प्रोडक्शन 25.5 मिलियन टन तक करने का 2030 तक है। तो इस तरह से और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है देश को, मोटापे के खिलाफ जो लड़ाई है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि 2050 तक इस देश में 44% लोग मोटापे की समस्या से ग्रसित होंगे, तो 10% खाद्य तेल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कम करने का जो उद्देश्य है, तो निश्चित तौर से हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। और उनमें से सोयाबीन, सरसों, ये ऐसी फसलें हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है। और चूंकि हमारा जो ज़्यादातर क्षेत्र है वो बारानी रकबे में आता है तिलहनों का हमारा, तो बारानी क्षेत्रों में पैदावार काफ़ी कम है। यदि हम पिछले कुछ दशकों का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो सिंचित क्षेत्रों में जो उत्पादन जो ग्रोथ रेट है वो 5% के करीब रही है, जबकि बारानी क्षेत्रों की जो उत्पादन दर है वो 1% से भी कम बढ़ी है। तो निश्चित तौर से यदि हम अपना जिस तरह से रकबा सिंचाई में बढ़ रहा है, फार्म पॉन्ड वाली कॉन्सेप्ट बड़े पैमाने पर जो चूंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 4 राज्य हैं जहाँ पे 75% ऑयल सीड का हमारा उत्पादन होता है। इन चारों ही राज्य में ये बड़े पैमाने पर अपनाया गया है किसानों के द्वारा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो डायरेक्शन है 6.1 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन बढ़ाने का हमारा जो टारगेट है उसको निश्चित तौर से हम पूरा करेंगे। और इस तरह से हम आपको लगता है कि 2030 तक जो सरकार का जो टारगेट है आत्मनिर्भर का, हाँ, वो अचीव हो जाएगा? मुझे लगता है, मैं काफी श्योर हूँ और हमारे किसान भी श्योर है, मैं मिलता रहता ये हूं। अचीव करने के लिए डॉक्टर साहब एरिया बढ़ाने की इसमें आवश्यकता है या यील्ड बढ़ाने की आवश्यकता है? इसमें इसकी थ्री प्रोन्ज स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। हाँ। इसमें एरिया भी बढ़ सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 11.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जो धान के बाद खाली रहता है। अच्छा। राइस फेलो जिसको बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा आज की तारीख में भी हम देखते हैं तो आलू के, गन्ने के खेत खाली हो रहे हैं और बहुत सारे खेत ये आलू के बाद खाली पड़े रहते हैं। ठीक है। उसको पोटैटो फेलो बोलते हैं। या सरसों के बाद खेत खाली पड़े रहते हैं गर्मियों में। तो इस मौसम में भी और राइस के बाद सरसों है, ये फसलें हम ले सकते हैं। और अब सरसों की ऐसी ऐसी किस्में आ रही है जिनमें तेल की उत्पादन ज्यादा देने की क्षमता है। इसी तरह जो अन्य तिलहनी फसलें हैं उनमें भी ज्यादा तेल और गुणवत्तापूर्ण तेल, जैसे कि पूसा 00 मस्टर्ड किस्में हैं। अच्छा। पूसा सरसों 31 है, पूसा सरसों 33 है, पूसा सरसों तो ये 30 कितने है। परसेंटेज इसमें से ऑयल कंटेंट निकल जाता है? हाँ, वो सर हर फसल का और हर किस्म का अलग अलग होता है। कुछ किस्मों में जो कन्वेंशनल किस्में थी उनमें 30-35% निकलता था, वो अब 45% से भी अधिक निकल रहा है। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या सोयाबीन इस साल भी किसानों को निराश कर सकता है या फिर उम्मीद की किरण अभी बाकी है। अगर उम्मीद की किरण बाकी है तो क्या स्तर सोयाबीन के ऊपरी स्तरों पर दिखाई दे सकते हैं? हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं
कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं हम सोयाबीन से जुड़ी हुई, तिलहनी फसलों से जुड़ी हुई, और चूंकि सरसों का भी सीजन है तो सरसों के प्राइस क्या कहते हैं, क्या उनमें इस साल इजाफा देखने को मिलेगा, क्या तेजी दिखाई देगी, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सोयाबीन भारत के साथ साथ विश्व की अत्यधिक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। भारत में 60 के दशक से इसकी व्यावसायिक खेती शुरू हुई। मध्य प्रदेश के किसानों ने जल्द ही इसे खरीफ की प्रमुख फसल के रूप में अपना लिया। बाद में महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तरी कर्नाटक, गुजरात और उत्तरी तेलंगाना में भी इसकी खेती में इजाफा देखा गया। फिलहाल कुल तिलहन उत्पादन में सोयाबीन का योगदान 42% और कुल खाद्य तेल उत्पादन में 22% है। दूसरी ओर भारत को अपनी जरूरतों का 60% खाद्य तेल आयात करना पड़ रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए दूसरी तिलहनी फसलों के मुकाबले सोयाबीन की क्षमता सबसे अधिक है। सोयाबीन की राष्ट्रीय उत्पादकता वैश्विक औसत 2.76 टन की आधी भी नहीं है। ऐसे में अगर हम वैश्विक उत्पादकता को भी छू लें तो सोयाबीन खाद्य तेल उत्पादन में और अधिक योगदान दे सकती है। 2023-24 की बात करें तो भारत में सोयाबीन का कुल उत्पादन 130,62,000 टन था, जबकि इसके अलग अलग उत्पादों का निर्यात 8,876 करोड़ रुपए रहा। ये 40% वनस्पति प्रोटीन, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसी 2 स्वास्थ्य वसा, आयरन और कैल्शियम के अलावा विटामिन डी, जिंक, अघुलनशील फाइबर, फास्फोरस, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज और विटामिन बी का एक शानदार स्रोत है। ये थी खास रिपोर्ट। और अब दुबे साहब, आपकी रिसर्च क्या कहती है? चूंकि ब्राजील का अगर मैं आंकड़ा यहाँ पर देखता हूँ तो 169 लाख टन के आसपास, माफ कीजिएगा 1690 लाख टन के आसपास का ये आंकड़ा है। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर इसको मैं देखता हूँ तो 4207 लाख टन का ये आंकड़ा है। 4207 लाख मीट्रिक टन जो है ये पिछले 5 साल में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है सिर्फ सोयाबीन का। इसमें अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत का जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 125 लाख मीट्रिक टन का है जी। ये भी अगर मैं पूरे हिंदुस्तान के सिनेरियो से देखूं तो 5 साल में सबसे ज्यादा है। तो इस पूरे सिनेरियो के बीच में प्रोडक्शन के जो ये फिगर्स बढ़ करके आए हैं, क्या ये चिंता की बात है या लगता है कि नहीं रास्ता निकलेगा, सोयाबीन की कीमतें फिर से बढ़ेंगी? नहीं सर, चिंता तो नहीं बोल सकते। अभी तो गवर्नमेंट ने अपना एक मैंडेट लिया है कि हमको सेल्फ सफिशिएंट होना है ऑयल सीड प्रोडक्शन में, तो मैं तो चाहूँगा कि इंडिया में और प्रोडक्शन बढ़े। बट हाँ, ग्लोबल आप प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे तो मुझे लगता है कि इंडिया का अपना एक एसएनडी भी होता है जो ग्लोबल प्राइजेस के अलावा, बिकॉज हमको कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करना पड़ता है मील को, और डोमेस्टिक में भी मील का कंजम्पशन होता है। इस बार क्या हुआ कि डीडीजीएस करके एक जो आपने एथेनॉल प्लांट्स के बारे में अभी डिस्कशन बहुत सारा इंडस्ट्री में चलता है, सो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हमने काफ़ी सारा मेज और राइस से डीडीजीएस प्रोडक्शन किया। डीडीजीएस इज इक्विवेलेंट टू डीओसी, मतलब उसमें भी दिस इज ऑल्सो ए प्रोटीन सोर्स। सो वो कहीं ना कहीं उसको बड़ा नंबर में रिप्लेस किया है डोमेस्टिक डिमांड को। सो डोमेस्टिक डिमांड रिप्लेस होने की वजह से सेकंड फैक्टर होता है कि हम लोग काफ़ी बड़ा क्वांटिटी 2 मिलियन टन के आसपास एक्सपोर्ट करते हैं, जो इस बार हम कर नहीं पाए बिकॉज ग्लोबल प्रोडक्शन बहुत बड़ा था। ठीक है। सो हमें कहीं पैरिटी नहीं आई। आपने एक्सपोर्ट की बात की यहाँ पे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अमेरिका जो है वो डीडीजीएस का मेजर हब बन चुका है जी। काफी अच्छा खासा प्रोडक्शन वहाँ पर देखने को मिल रहा है जी। क्या आपको लगता है कि वाकई में हिंदुस्तान से इसकी डिमांड निकल सकती है? डीडीजीएस हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट नहीं होगा, डीडीजीएस से सोयाबीन मील एक्सपोर्ट होगी। ओके, ठीक है। अगर ऐसा होता तो सोयाबीन मील अगर एक्सपोर्ट होता है तो उससे आपका अपना एसएनडी इंडिया की ठीक हो जाएगी। ठीक है। सो हमको लगता है कि जो पिछले साल हम लोग करीब 17-18 लाख टन सोयाबीन एक्सपोर्ट किए थे मील, जो इस साल अभी थोड़ा सा कम है बिकॉज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है। अभी सोयाबीन का मील का अगर रॉ मटेरियल लो प्राइस में मिलता है तो मील एक्सपोर्ट में ग्लोबल पैरिटी आएगी। उस पैरिटी की वजह से हमारे प्राइस कहीं ना कहीं देखते हैं हमको कि अप होना यहाँ से होना चाहिए।
सो मुझे लगता है हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बॉटम प्राइस है, ठीक है। इससे नीचे जाने का कुछ नहीं है, यहाँ से रेंज बाउंड रहेगा या आपकी तरफ मार्केट जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि पाम ऑयल को लेकर के सरकार ने जो मिशन हिंदुस्तान के अंदर में स्टार्ट किया है जी, उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या वाकई में वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एक सरकार की बढ़िया सोच लगती है आपको, या ये केवल एक माध्यम मात्र है कि तेल की जो आपूर्ति हम विदेशी बाजारों से कर रहे थे, पाम जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, कम से कम एटलीस्ट उसको इंपोर्ट करने की हमें ज़रूरत ना पड़े? नहीं ऐसा नहीं है। हम ऑलरेडी जो हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं वहाँ से काफ़ी मात्रा में ऑयल पाम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो, चूँकि अभी हम काफ़ी सारा ऑयल है जो हमारे नॉन फूड में भी यूज हो रहा है, और ऑयल पाम हमें लेना ही होता है। तो यदि हम घरेलू उत्पादन ही इतना बढ़ा दें कि हमारा दूसरी तरीके से देखा जाए तो हमारा बहुत बड़ी एक विदेशी मुद्रा इसके जो आयात है उस पर काफ़ी खर्च हो जाती है। और जो बाकी ऑयल सीड है उसके लिए भी सरकार ने हमारे किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरा ध्यान रखा है। उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी बढ़ाई है, करीब 20% कर दी है। तो जो हमारे जो घरेलू किसान हैं हमारे, उनके हितों की पूर्णतया रक्षा होगी। ऐसा नहीं है कि कोई उनको बड़ा नुकसान होने जा रहा है, बल्कि वो उत्पादन और बढ़ाने को आत्मनिर्भरता की तरफ जब देश बढ़ेगा तो उसमें अपने कदम से कदम मिलाकर हमारे किसान साथ आने वाले हैं। और जो हमारी जो ऑयल सीड क्रॉप्स की बात है, उन फसलों में भी हमारा उत्पादन बढ़ना है। क्योंकि जो सरकार की योजनाओं की ही अगर हम बात करें, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन है, ये एक मिशन मोड पे चल रहा है, और हमारे जो जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनमें पोषक तत्व प्रबंधन सही तरीके से नहीं होने की वजह से भी उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा फसल प्रबंधन के जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि खरपतवारों से, कीट और रोगों से, सूखे की और जो अन्य स्ट्रेस होती है, जैसे कि पाला पड़ने से सरसों की फसल में नुकसान हो जाता है, तो इन चीज़ों से भी काफ़ी नुकसान हो जाता था। उसको भी प्रबंधन के लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है, सॉइल टेस्ट बड़े लार्ज स्केल पे होके और साइंटिफिक कल्टीवेशन आई है। अभी जो साथी ऐप है उसके द्वारा जो सीड ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनके सारे सीड्स के जितने भी हितधारक हैं वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और लगभग जो 65 सीड हब और 50 सीड स्टोरेज हब बन जाने के बाद जो उन्नतशील किस्में हैं वो बाजार में आएगी, किसान उनको ज़्यादा अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। उन्नतशील किस्मों की आपने बात की, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हमने देखा जी, अगर मैं ये 2025 के सीजन की ही बात कर लूँ जी, तो जो विंटर पड़नी चाहिए थी, जो सर्दी आनी चाहिए थी, वो सर्दी नहीं आई जी। इसका आप सरसों की क्रॉप के ऊपर पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं? क्या उसकी यील्ड पे या उसके ऑयल कंटेंट के ऊपर पे कोई इम्पैक्ट आपको नजर आता है? और अगर यही पैरामीटर्स नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यूएशन के अंदर में रहे तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई के अंदर में जो तिलहन का जो टारगेट है सरकार का और आत्मनिर्भर होने का, क्या ये जलवायु परिवर्तन उसके बीच के अंदर में एक बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है? देखो, जलवायु परिवर्तन निश्चित रूप से खेती को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बार का जो मौसम रहा, बहुत ठंड नहीं पड़ी तो उससे हमारी सरसों को जो पाले से नुकसान होता था तो वो नुकसान इस बार नहीं हुआ है। तो एक तरह से ये जो मौसम था ये सरसों के लिए अनुकूल था। दूसरा, चूंकि हम असिंचित दशाओं में तिलहनी फसलों की खेती करते हैं, तो इस बार जो 2 से 3 बरसात हुई सर्दियों में, उनकी वजह से जो सूखे से जूझना पड़ता था अपने जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में सरसों की फसल को, या जो अलसी की फसल है इस मौसम में, उसको वो जूझना नहीं पड़ा, और उस वजह से हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा रहेगा, और जो सरकार के जो टारगेट्स है उसकी तरह ही रहेगा। और बल्कि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा रहने का संभावना, प्रोडक्शन अच्छा दिखाई देगा। वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको भी इंतजार रहता है ये जानने का कि आपकी फसल के दाम क्या हो सकते हैं, ऊपरी स्तर क्या देखने को मिल सकते हैं, सोयाबीन किस भाव को टच कर सकती है, सरसों किस भाव को टच कर सकती है, मूंगफली किस भाव को टच कर सकती है, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
कृषि विविधताओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के क्या नए कदम हैं? तो इस सरकार ने ये इंटर स्टेट जो अंडरस्टैंडिंग्स है वाटर डिस्प्यूट पे, उसे कराने में बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। रमेश चंद जी, अगर हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम क्वालिटी पर बात कर सकते हैं? क्या हम गुणवत्ता पर बात कर सकते हैं? आज सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा इशू है ये। हमारी डेजिग्नेटेड एजेंसी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी, जो सर्टिफाई करती है आपके प्रोड्यूस की क्या क्वालिटी है, ताकि आपको क्वालिटी प्रीमियम मिल सके। देखिए खास मुलाकात भारतीय नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद जी के साथ 30 मार्च रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है तिलहनी फसलों पर, सोयाबीन पर, सरसों पर और बाकी दूसरी अदर फसलों के ऊपर। दुबे जी, ये रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी मैं आपसे सवाल लूंगा। कोई बात नहीं। और क्या लगता है आपको सोयाबीन 2025 के अंदर में क्या स्तर दिखाएगा? सर, अभी जो करंट सिनेरियो के हिसाब से हम देखेंगे तो मुझे लगता है ये बॉटम प्राइस है। किसान के अनुसार अगर मुझे लगता है तो अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, उनके पास जो स्टॉक है वो किस स्पीड से और कब रिलीज कर रहे हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बॉटम से ग्लोबल लेवल पे सिनेरियो चेंज होंगे साइमल्टेनियसली। प्राइस क्या लगता है आपको, 6000 टच करेगा? नहीं, 6000 तो अभी नहीं दिखता सर। ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से मुझे लगता है 4800-5000 के आसपास का प्राइस होना चाहिए। 4800-5000 रुपए दिखाई देगा, जो हमारा एमएसपी है। जी, सरसों को लेकर के डॉक्टर साहब आपको क्या सिनेरियोज नजर आते हैं? सरसों का प्रोडक्शन 121 लाख मीट्रिक टन के आसपास की मेरे पास में फिगर आ रही है कि इस बार देखने को मिल सकता है, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सिनेरियोज? जी, सरसों का अभी मैं मान रहा हूँ कि जो रेट्स हैं उनमें तो अच्छे ही रहने की उम्मीद है, और जो उत्पादन है वो इस बार रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि मौसम काफ़ी अनुकूल रहा है। और जो सरकार, ICAR और जो कृषि विश्वविद्यालयों के प्रयास हैं वो भी सही दिशा में जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो मूंगफली, तिल, जो अन्य फसलें हैं, दलहनी फसलें, उन पे भी अंतः फसलीकरण, जो सह फसली खेती है, उस पे काफ़ी जोर है, तो उनका उत्पादन भी निकट भविष्य में बढ़ते रहने की संभावना है। दुबे साहब, क्या स्टॉकिस्ट को सोयाबीन रखनी चाहिए, अभी स्टॉक में रहने दें, या जो भाव मिल रहे हैं एक बार रिलीज कर दें? नहीं, अभी रिलीज नहीं करना चाहिए। हम सजेस्ट करते हैं कि अभी रखना चाहिए। ट्रेड पे इस बार बहुत फियर था, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक अभी ट्रेड के पास नहीं है। जो भी स्टॉक है एक जगह कंसोलिडेट है। कहीं ना कहीं ग्लोबल सिनेरियो चेंज होगा और डोमेस्टिक सिनेरियो भी चेंज होगा। मल्टीपल फैक्टर्स है, मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि सरसों, सोयाबीन और मूंगफली, तिल, ये जो फसलें हैं, इनमें से सबसे बेस्ट फसल जो मुनाफा दे सकती है किसान को, कारोबारी को, वो क्या? इस समय तो सरसों की फसल ही है जो सबसे अच्छा मुनाफा दे सकती है। इसके अलावा खरीफ के मौसम में मूंगफली की फसल है, जिसको भी काफ़ी आजकल निश्चित फसल माना जाने लगा है, क्योंकि जब से ये जलवायु सहनशील तकनीकियां हैं उनका विकास हुआ है, उसके बाद से खरीफ में मैं कहूँगा मूंगफली की फसल, साथ में जो मध्य भारतीय क्षेत्र है वहाँ पर सोयाबीन तो है ही है। और सोयाबीन अब राजस्थान की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है, विशेषकर जो कोटा, बूंदी, बारां वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में। क्या आपको लगता है कि साल 2025 के अंदर में से लेकर के और 2030 की अगर मैं सिनेरियोज की बात करूं, और भारत का जो सरकार का जो लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत जी, तेलों के अंदर, खाद्य तेलों के अंदर, क्या ये संभव है? सरकार की तरफ से प्रयास तो बहुत अच्छे किए जा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आज की डेट में हम लोग सर पूरा जो ऑयल का कंजम्पशन है 25 मिलियन टन के आसपास इंडिया में हम ऑयल कंज्यूम करते हैं। 25 में से आज की डेट में हम 10 मिलियन का प्रोडक्शन करते हैं, रेस्ट 15 मिलियन इंपोर्ट करते हैं। तो जिसका वैल्यू भी 167 लाख करोड़ रुपए का है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए रियली कहीं ना कहीं हिट है जी। तो जिसकी वजह से सरकार के प्रयास हैं, बट मुझे लगता है 2 साल में इस बड़े गैप को पूरा करना एक बार तो कठिन होगा। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? सेम सवाल आपसे। मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, और चूंकि बारानी क्षेत्रों की ये फसल है, सिंचित क्षेत्र हमारा बढ़ रहा है निरंतर। जैसे फार्म पॉन्ड आ गया, उसके अलावा जो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स आई है, रेन गन है, ड्रिप इरिगेशन है, तो इससे उतने ही पानी में किसान ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई कर सकता है।
सूखा सहन करने वाली किस्में हैं, उनके विकास से, क्योंकि ऐसा नहीं है, जो एक तो क्षेत्रफल बढ़ेगा हमारा राइस पेलोज में, पोटैटो पेलोज में, इंटरक्रॉपिंग से हम उत्पादन बढ़ाएंगे। और जैसे उत्पादन की बात करें तो एक ही किस्म, एक ही, यानी अचीवेबल है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2030 तक हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आत्मनिर्भर हो सकते हैं और ये जो टारगेट है वो अचीव किए जा सकते हैं, और ये सही दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपने ये तमाम जानकारियाँ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे साहब, आपने तमाम जानकारियाँ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो गया है हमेशा की तरह, जो सवालों के जवाब आपने भेजे उनका सही जवाब तलाशने की, और साथ ही साथ ये जानने का वक्त आ गया है कि उस सवाल का सही जवाब देने वाले विजेता कौन है। हमने आपसे पिछले हफ्ते ये सवाल किया था कि इनमें से कौन से मखाने को जीआई टैग मिला है। तो ये स्क्रीन के ऊपर पे सही जवाब आपकी, हमने ऑप्शंस दिए थे आपको, ए मिथिला मखाना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी मधुबनी मखाना और ऑप्शन डी सहरसा मखाना। तो सही जवाब आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे सही जवाब है ऑप्शन ए मिथिला मखाना। और सही जो विजेता हैं उनके नाम स्क्रीन के ऊपर। और अब वक्त हो गया है आज के सवाल का, और आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज का सवाल है, सोयाबीन में इनमें से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन है कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो आप तुरंत अपना मोबाइल उठाइए, अपना लैपटॉप खोलिए, अपना सिस्टम ऑन कीजिए और हमें ईमेल कर दीजिए अपना commodityexpert@gmail.com पर सही जवाब। और ये जवाब आपको शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे तक हमें भेजने हैं, यानी कि आपके पास 24 घंटे का समय है। तो तुरंत आप अपने इस सवाल का सही जवाब हमें मेल कर दीजिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट के साथ साथ दूरदर्शन किसान पर इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला।